आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना, केमिकल बॉन्ड कब बनता है कि फोर्स बिटवीन एटम्स टू होल्ड दैम, यानी कि एक फ़ोर्स होती है एटम्स के दरमियान जो उन्हें आपस में दबाए रखती है, यानी कि आपस में जकड़ के रखती है उसे। इत्तेहाद यानी कि ऐसी बॉन्ड क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये ऐसी एनर्जी होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जकड़े रखती है, उसे कहते हैं बॉन्ड। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ कुछ। ये लो, ये एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये देखिए, हाइड्रोजन के दो एटम्स को बॉन्ड ने जकड़ के रखा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन, इन तीन एटम्स को इन दो बॉन्ड्स ने जकड़ के रखा हुआ है। क्लोरीन के दो एटम्स को एक बॉन्ड ने जकड़ के रखा है, और इस दो एटम्स को दो बॉन्ड्स, ऑक्सीजन चूँकि दो बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है ना, तो इसलिए दो बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी किसे कहते हैं? किसी भी एटम या एटम में बॉन्ड बनाने की जो सी ताकत होती है उसे कहते हैं वैलेंसी। ठीक है ना, ये दो बॉन्ड बना, मिसाल के तौर पर अब मैं मिसाल देता हूँ, ऑक्सीजन, सोडियम। ऑक्सीजन यहाँ पर दो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है? दो। क्या है ये? सोडियम ऑक्साइड। ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड इन तीनों एटम्स को जकड़े हुए हैं। ठीक है ना, बॉन्ड क्या होता है? फोर्स बिटवीन एटम्स, फोर्स बिटवीन एटम्स टू होल्ड देम, जो उन्हें जकड़े रखती है। इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ओके, समझ आ गई आपको? ये तो आसान सा ही था। फिर उसके बाद आगे है कि अब ये बॉन्ड कैसे बनता है। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या है, ये तो मैंने बता दिया था आपको कि ऑक्टेट रूल जो सा होता है, ये वैलेंस शेल में अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होगा और वो नॉन रिएक्टिव होगा, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में ठीक है ना 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव होंगे, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों पंगा लें किसी के साथ, अगर इन्हें स्टेबल हैं ये। ठीक है ना, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, जब यानी कि आइंस हैं, पीछे हम पढ़ कर आए हैं आइंस के बारे में, यानी कि आइंस के बारे में हमने पीछे पढ़ा तो है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, आइंस, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, ये हमने पीछे पढ़ा है। ओके, समझ आ गई आपको? यह हमने पीछे पढ़ कर आए हैं। सब्सटेंस में जो सी नीचे था कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड की 2 किस्में होती हैं। इसमें हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा आइंस, जब 2 आइंस एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो फोर्सेस जो सी हैं वो जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं। या तो वो दोनों आइंस एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, दफ़ा करेंगे, वो दोनों आइंस एक दूसरे को या तो रिपल करेंगे या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, जब वो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना, बॉन्ड नहीं बनेगा। और जब वो एक दूसरे को खींचेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जनरेट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स चार्जेस के दरमियान, यानी कि ये ऐसी फ़ोर्स होती है जो किसी जिस्म को बग़ैर छुए आगे की तरफ मूव। मिसाल के तौर पर आप मैग्नेट लेते हैं। ठीक है ना, मैग्नेट का जो सा साउथ पार्ट है वो साउथ पार्ट के आगे करते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करता है, दूर करता है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की वजह से करता है। ऐसी फ़ोर्स जो 2 जिस्मों को पुल करती है बग़ैर टच किए। 2 जिस्म एक दूसरे से टच नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की वजह से। नॉर्थ साउथ को एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हुई, तो यहाँ पर साउथ और साउथ ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया।
ठीक है ना। और इसी तरीके से जब सोडियम क्लोराइड के नज़दीक आएगा तो एक बॉन्ड जनरेट होगा और इस बॉन्ड को कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड। समझ आ गई आपको? इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। यानी कि ये Na है और ये Cl नेगेटिव के करीब आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड बन गया है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर हर कैटायन के गिर्द एनाइन, और ये 3D स्ट्रक्चर होता है। और 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है ये कि हर Na+ के गिर्द Cl नेगेटिव के आयन्स होंगे और हर Cl नेगेटिव के गिर्द Na+ के आयन्स होंगे। ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का, ठीक है ना। ये 3D स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का। ओके, समझ आ गई। अब यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक और बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड। वो क्या होता है? एक बॉन्ड आया जी, जब भी कोई एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना है। ये अभी हम बताते हैं कैसे बनता है। बस आपने ये याद रखना है, ये याद रखना है। अभी बस आप ये याद रख रहे हैं कि दो बॉन्ड्स हैं, दो एटम्स हैं, दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए हैं, ठीक है ना, और उन्होंने बॉन्ड बना लिया है। उससे हम कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग से, उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ओके, समझ आ गई। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये एक दूसरे को मिलेंगे तो ये डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और दूसरे क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा और ये जो सा बॉन्ड होगा इसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। HCl है, ठीक है ना। अभी बस याद रखें कि बॉन्ड है, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। HCl है यहाँ पर, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7, 6, 7। तो यहाँ पर जो सा बॉन्ड फॉर्म होगा ये कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होगी यहाँ पर। ओके, समझ आ गई आपको? अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ कि जब मिसाल के तौर पर जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो दो फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं। या तो वो दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे या तो वो दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल कैसे करेंगे? ये देखें, ये दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए, या तो रिपल्शन होगी या फिर अट्रैक्शन होगी। रिपल्शन, ए उधर चलाएगा, बी उधर चलाएगा, या फिर ये अट्रैक्शन करेंगे। जब ये बॉन्ड बनेगा ना, मिसाल के तौर पर जी ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ए और बी ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसे बनाया है? बॉन्ड तब बनेगा जब रिपल्सिव फोर्सेस, ये जो उनसी रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये दूसरे को रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, वो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर हावी हो जाएंगी ना, तो फिर ये बॉन्ड बन जाएगा। रिपल्सिव फोर्सेस इज़, जब लेजर होंगे रिपल्सिव फोर्सेस देन अट्रैक्टिव फोर्सेस के, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड जो सा होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, अब जब एक बॉन्ड है, ठीक है ना, वो नहीं बन रहा, यानी कि एक बॉन्ड है, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस है। मिसाल के तौर पर दो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो बॉन्ड हम बनाना चाह रहे हैं, वो खुद नहीं बना रहे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती बनवाना चाह रहे हैं उनसे बॉन्ड। दो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, ठीक है ना, हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं जी तुम बनाओ बॉन्ड। यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर क्या हैं? ज़्यादा हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं? यहाँ पर कम हैं, तो इसलिए ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम चाह रहे हैं जी ये दोनों बॉन्ड बनाएं, तो हम क्या करेंगे? हम सिस्टम को एनर्जी देंगे, हम इस पूरे सिस्टम को
ये जहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा वहाँ पर हम ना एक इससे ना इस सिस्टम में रखेंगे इन दोनों एटम्स को, ठीक है ना। उस सिस्टम में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। वो जब हीट एनर्जी ये दोनों एटम्स पकड़ेंगे ना तब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो तब सिस्टम की एनर्जी होगी ज़्यादा। जब सिस्टम की एनर्जी रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो गई हैं, अब सिस्टम की एनर्जी के मुकाबले में कम हो गई हैं ना, तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। और जब रिपल्सिव फोर्सेस जब पहले ज़्यादा थी और सिस्टम की फोर्स क्या थी, कम थी, तो ये बॉन्ड एक दूसरे को धकेल रहे थे। मैं जी उधर जाऊंगा, तुम उधर जाओ, अपना रास्ता नापो, क्योंकि मैं तुमसे बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा। और जब ही हम इन्हें सिस्टम में रखा एक दूसरे सिस्टम में और वहाँ पर हमने हीट एनर्जी दी, तो तब सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो फिर क्या हुआ, इन दोनों ने वो उस हीट को जज़ब किया और फिर बॉन्ड बना लिया। इसे हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बना लिया उसने। समझ आ गई आपको? ओके, ये बात लिखी हुई है आपके बिल्कुल एंड वाले लाइन में, ये बात लिखी हुई है। समझ आ गई आपको? ठीक है, कुछ मसला हो इधर। और यहाँ पर आ जाओ, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब 2Na से रिएक्शन करेगा ना तो Na2O बनाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चूँकि ये सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पर Na के साथ क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सोडियम के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 2 है। इस पूरी इक्वेशन को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, ये देखें। ये लो जी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस सोडियम के साथ 2 आ गया, ओह, तो ये 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गए। तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है ना। बस आप अभी ये इक्वेशन रहने दें, ठीक है ना। ये इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके लिखा भी नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं आपको बस यहीं से बता देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये अभी आप ना, ये आपका टॉपिक नहीं है, आप पढ़ेंगे अभी आगे 11th में जाके, अभी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको यह बता देता हूँ कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा ना, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये O2 नेगेटिव आयन जोन सा है। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, और सोडियम जब 2 बनेंगे तो 2Na हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा और सोडियम का आयन ये है और ऑक्सीजन का आयन ये है। ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, ठीक है ना। चूँकि ये Na2 है, ऑक्सीजन ना सोडियम के कितने रिएक्शन कर रहे थे आयन, 2, तो Na2 आ जाएगा। और ये ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन कल्ला आएगा। तो ये इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, एनर्जी खारिज होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये आपस में मिल जाएंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे ना तो एनर्जी खारिज क्यों हुई है, क्योंकि सिस्टम क्या अपने आप को स्टेबल रखना चाह रहा है। जिस सिस्टम में ये रिएक्शन हो रहा है ना, वो सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखना चाह रहा है, ठीक है ना। उस सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है ना, सोडियम और ऑक्सीजन जो उनसे हैं, इनकी भी एनर्जीज भी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ये ऑक्सीजन और सोडियम जैसे ही एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, अपने आप ही रिएक्शन कर लेंगे, हमने इनको एनर्जी नहीं दी, तो जो उनसी इजाफी एनर्जी बनेगी ना इस रिएक्शन के दौरान, तो वो खारिज कर देंगे। समझ आ गई है आपको? खारिज कर देंगे, इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और चूँकि यहाँ पर हमने यह किया था, मिसाल के तौर पर जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाता है ना, तो ये H2 बनता है। तो ये जो सा हाइड्रोजन बना है ना, हमने इस सिस्टम में क्या किया है, इस सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड की है,
एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से एनर्जी प्रोवाइड की है। यहाँ पर इस सिस्टम में हमने एनर्जी प्रोवाइड की है। इस सिस्टम में हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन एनर्जी को जज़ब करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन एनर्जी को जज़ब करेगा, जिसकी वजह से ये उस एनर्जी को जज़ब करके बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमने सिस्टम को एनर्जी दी है। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये कुछ भी नहीं था। ओके।